Hello everyone, myself Iqbal from Haija Group of Institution. Today I will discuss the topic natural resource from the subject of environmental science. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या कंटेंट्स पढ़ना है नेचुरल रिसोर्स में। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे। आफ्टर दैट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, फूड रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, लैंड रिसोर्स एंड इन द लास्ट रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसके बारे में हम फर्दर एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड्स क्या क्या? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, फिशेज, मेराइन लाइफ, बायोमास, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, वाइल्ड लाइफ, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? नेचुरल रिसोर्स में। किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल इन द नेशन, कि हमारे राष्ट्र में कितना नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, उस पे प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। इसके बाद हम रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी हुई चीज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। कहाँ से मिलता है हमें? नेचुरल सोर्स से। दैट इज सन, विंड, रेन, टाइड्स एंड कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्या होता है? ये जनरेट होता रहता है अगेन एंड अगेन, हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो जनरेट होता रहता है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्स जो क्या समय के साथ रीजनरेट हो पाए या रीग्रोथ उनका होता रहे, ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। दे आर अवेलेबल इन प्लेनिटी एंड बाई फार मोस्ट द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन दिस प्लानट। अब किसकी बात कर रहे हैं? अब हम कुछ एनर्जी, जो एनर्जीज की हम यूज करते हैं उस एनर्जी के बारे में बात करें। जैसे फर्स्ट वन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, टाइडल एनर्जी आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये किसके एग्जांपल हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, हमने नीचे पिक दिए रखा है कि सोलर एनर्जी को कैसे हम वो करते हैं, यूज करते हैं। फिर विंड एनर्जी को कैसे पवन चक्की लगा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा मेथड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, इन एनर्जीज को यूज करते हैं इन द डेली लाइफ, इन फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज या फॉर द पर्पज ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इसके यूजेज अलग अलग हैं जिनको हम यूज करते हैं। ये सारे के सारे कि हाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के। जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रीमेड और रीग्रोन एट अ स्केल कंपेरेबल टू इट्स कंजप्शन। सीधा सा मतलब है जिस तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं उतने तेजी से ये क्या रीग्रोथ या रीजनरेट या रीमेड नहीं हो पाता है। जैसे मान लिया हम एक पेट्रोलियम की बात कर ले रहे हैं या कोल की बात कर ले रहे हैं, जिस स्पीड से हम उसको यूज कर रहे हैं उस स्पीड से उसका ग्रोथ, रीग्रोथ या रीमेड या जो भी कहे रीजनरेट नहीं हो पा रहा है। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि वो रिसोर्स क्या होगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा, जिसको फर्दर हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं हो पाते हैं ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं एंड कैन हैव सीरियस अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। क्या है इनका सीरियस अफेक्ट है अपने हेल्थ पे। थर्ड वन, they are called non-renewable because they cannot be regenerated within a short span of time। मैंने पहले ही बताया कि इस टाइम के साथ क्या होते हैं, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के साथ ही क्या रीग्रोथ या रीजनरेट इनका नहीं, रीजनरेट ये नहीं हो पाते, इसीलिए हमने इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। कौन कौन से फॉर्म में मिलते हैं हमें? फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल। जैसे हमने डायग्राम में आपको दिखाया है कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो क्या है, ये टाइम के साथ उतनी तेज़ी से रीजनरेट नहीं हो पा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जिस तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या होगा कुछ टाइम बाद फर्दर ये सडनली क्या होगा, एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए इनको हमने क्या बोला? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
अब बात करेंगे सबसे पहले फॉरेस्ट रिसोर्स की। जैसे हमने नेचुरल रिसोर्स की बात की कि क्या क्या नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उससे पहले पढ़ा नेचुरल रिसोर्स। अब उसी के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे सबसे पहला रिसोर्स हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स, तो फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट estimate that India should ideally have 33% of its land under forest। क्या है जो साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि 33%, 33% जो लैंड है अपने देश का वो फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। बट टुडे, आज की बात कर लें, टुडे वी हैव ओनली अबाउट 12%। कितना, 12% ही हमारा कवर है, फॉरेस्ट कवर है। दस वी नीड नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट बट आल्सो टू इंक्रीज आवर फॉरेस्ट कवर। तो इसलिए हमें क्या करना है, खाली प्रोटेक्ट ही नहीं करना अपने जो फॉरेस्ट रिसोर्स को कि हम प्रोटेक्ट कर लेंगे उस 12% को, उसके अलावा हमें उसके साथ साथ उसको बढ़ाना भी है। जो फॉरेस्ट कवर है हमारा ओवरऑल, उसको क्या करना है, बढ़ाना है। अब हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, प्लांटिंग के थ्रू, प्रोटेक्ट करके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट कवर को अपने इंक्रीज करेंगे। यूजेज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है, हमें इनका यूज कैसे करते हैं। दे स्टॉप द रेन बियरिंग विंड एंड कॉज द रेनफॉल। क्या करते हैं, जो हवाएं पानी को रखती हैं उनको क्या करते हैं, रोकते हैं और रेनफॉल, बारिश करवाते हैं। दे इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड देयर बाय प्रोवाइड एडिशनल प्रेसिपिटेशन दैट इज रेनफॉल इन लोकेलिटी। इनका सीधा सा मतलब है, अगर पेड़ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। तो जितना ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लोकेलिटी में, जहाँ पेड़ ज़्यादा होती है वहाँ बारिश भी होती है। थर्ड वन, दे मिनिमाइज द एक्सट्रीम वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मेक द क्लाइमेट मोर इक्वेबल। क्या करते हैं, क्लाइमेटिक चेंज में भी इनका रोल होता है, प्ले करते हैं। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल रहेगा। दे कंट्रोल फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेस रेन वाटर। क्या करते हैं, ये बाढ़ आने से भी रोकते हैं एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करके। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये मिट्टी के कटाव को या बहाव को भी रोकते हैं बाय चेकिंग द force of flowing water। The thick root of the trees absorb large quantity of water, thus forest help in the flow of rivers and streams। क्या करते हैं, ये रिवर्स के फ्लो में भी हेल्प करते हैं। यूजेज में ही अभी हम बात करेंगे और क्या क्या यूज है। दे ऑफर हंटिंग ग्राउंड, शिकार के लिए हमें ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, जंगली जानवरों के लिए और चिड़ी पक्षियों के लिए क्या करते हैं, ये शेल्टर, एक तरीके से रहने की रहने के लिए उनके जगह देते हैं। दे इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ प्लेस। दे आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट के। दे फैसिलिटेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ह्यूमन बींग्स एंड एब्जॉर्बिंग। क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट कैपेसिटीज एज वुड कटर्स, कैरियर एक्सेट्रा। दे आल्सो प्रोवाइड अस हर्बल मेडिसिन। क्या करते हैं, ये हमको हर्बल मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। हमें पेड़ पौधों से क्या हर्बल मेडिसिन, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, हर्बल मेडिसिन लेते हैं। रीजन फॉर लार्ज स्केल डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब इनके कम होने का कारण क्या है, पेड़ों का कम होने का या फॉरेस्ट रिसोर्स का कम होने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जितना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर, खेती के लिए अपना वो बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं। मोर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। ज़्यादा क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, क्या करते हैं, कट कर देते हैं। जहाँ लगा होता है वहाँ अपना फील्ड बना लेते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। सेकेंड, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। क्या करने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। हम आल्सो ह्यूमन सेटलमेंट, जितना ज़्यादा आबादी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, जंगलों को या फॉरेस्ट रिसोर्स को क्या करेंगे, हम काटते रहेंगे। थर्ड वन, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब जैसे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, चिमनीज को, भट्ठीज को चलाने के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए क्या करते हैं, हम लकड़ी का यूज करते हैं। और उस लकड़ी को हम कहाँ से, डायरेक्ट फॉरेस्ट रिसोर्स से अचीव करते हैं। इसलिए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट ये भी रिस्पॉन्सिबल है। फॉरेस्ट फायर्स क्या होता है, कभी कभी फॉरेस्ट फायर्स, कभी कभी क्या सडनली सुनने में आता है
कि जंगलों में आग लग गई, उससे भी क्या होता है, हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स एक तरीके से रिड्यूस होता है। माइनिंग एक्टिविटी इन फॉरेस्ट एरिया, जहाँ जंगल्स होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनिंग एक्टिविटी करने से भी ये क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं, जो काउंट होता है प्लांट्स का या ट्रीज का वहाँ पे हम कट करके उनको कम कर देते हैं। फॉरेस्ट डिजीज आर आल्सो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट डिजीज है, जैसे पेड़ में कुछ बीमारी कोई हो जाती है, सूखा लग जाता है पेड़ में, एक तरफ से सारे के सारे पेड़ क्या होते हैं, सूख जाते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है पेड़ों को कम करने के लिए या फॉरेस्ट डिप्लीटेशन के लिए। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं पेड़ों के कम होने से या फॉरेस्ट रिसोर्स के कम होने से? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ट्रीज, इसके कम होने से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं? सबसे पहला, इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू रेज इन टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा, इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू लेसर प्रेसिपिटेशन, क्या होगा, बारिश कम होगी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज रेट ऑफ सॉइल इरेजन, पेड़ कम होंगे तो क्या बारिश होगी, तो मिट्टी का कटाव भी होगा, बहाव भी होगा, तो सॉइल इरोजन भी होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लड्स, क्या होगा, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। इट हैज़ लीड टू लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, क्या होगा, मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो सॉइल प्रोडक्टिविटी, वो भी कम हो जाएगी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इट हैज़ लीड टू एक्सटेंशन ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पेड़ कम होने से क्या होंगे, बहुत सारी प्रजातियां क्या होंगी, विलुप्त हो जाएंगी, जैसे प्लांट और एनिमल दोनों। जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, प्लांट ही नहीं रहेगा तो वो कैसे ग्रोथ करेंगे, तो क्या होगा, उनका एक्सटेंशन यानी क्या हो, एक्सटेंट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इट हैज काज इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम, पेड़ के ना होने से हमारे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस वो हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, इम्बैलेंस पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले रेगुलेटेड एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्रीज, क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, जब ज़रूरत होगी, जब भी हमें ज़रूरत होगी हद से ज़्यादा, तभी हम ट्रीज को क्या करेंगे, कट करेंगे। कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है उसको क्या करेंगे हम, बाई द निगरानी करेंगे, बाई द ऑब्जर्वेशन, रेगुलर ऑब्जर्वेशन से हम उनको कंट्रोल करेंगे। रीफॉरेस्टेशन, पेड़ों को दोबारा से लगाएंगे, जहाँ पे काउंट कम है वहाँ पे हम क्या करेंगे, रीफॉरेस्टेशन करेंगे। एफॉरेस्टेशन, इसका भी मतलब वही है कि हम फिर से पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पेड़ कम होंगे वहाँ लगाएंगे। चेक ऑन फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हैबिटेशन एंड सेटलमेंट, क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पेड़ है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो गया है या एग्रीकल्चर पर्पस से लोग उसका अंधाधुंध तरीके से कटाई कर रहे हैं, तो क्या रेगुलर बेसिस पे उसे ऑब्जर्व करेंगे। डेवलपमेंट ग्रीन बेल्ट अराउंड सिटीज, क्या करेंगे, ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट करेंगे शहर के आसपास या शहर के, जैसे सड़कों के किनारे आपने देखा होगा गवर्नमेंट का वो चलता है पॉलिसी कि पेड़ लगाते हैं, तो इस तरीके से हम कॉरिडोर बनाएंगे कि जगह जगह पेड़ लगाएं। प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, क्या करेंगे, जो पहले से अवेलेबल फॉरेस्ट है उनको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ ट्रीज, क्या करेंगे, जो खतरे में जो स्पीसीज है प्लांट्स के उनको हम कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और भी इसमें थोड़े मेथड हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, बाय द एग्रो फॉरेस्ट्री से डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे नेशनल पार्क का एंड सेंचुरीज का। डेवलपमेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन, जैसे अपने लखनऊ में अवेलेबल है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस तरीके से। डेवलपमेंट ऑफ सीड बैंक्स, क्या करेंगे, सीड बैंक्स का डेवलपमेंट करेंगे, जैसे जो एक्सटेंट होने वाले हैं या पेड़ों के सीड्स को क्या करेंगे, हम बैंक बना लेंगे, किसी को रिक्वायर्ड है तो उसको दे देंगे, वो जाके घर पे अपने वो कर सकता है, ग्रो करवा सकता है उनको। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू प्रॉपर रूल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बाय द फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स के रूल जो हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, उसको फॉलो करके इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने फॉरेस्ट रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं।
हम बात करेंगे अब डिफॉरेस्टेशन की कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स रेकलेस और लार्ज स्केल फिलिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज बाय मैन फॉर कमर्शियल एंड अदर पर्पज। क्या अंधाधुंध तरीके से, इट्स मीन मतलब बिना किसी रोक टोक से पेड़ों को काटना, इसी को हमने क्या बोला, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या हैं? सबसे पहला डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मतलब जो मरुस्थलीकरण होता है वो। सॉयल सॉयल डिग्रेडेशन एंड सॉयल इरोजन। सॉयल डिग्रेडेशन एंड सॉयल इरोजन, मिट्टी का कटाव। काजेज क्या क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये समझना है कि अगर पेड़ ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो सॉयल डिग्रेडेशन होगा एंड सॉयल इरोजन, मिट्टी का कटाव होगा। लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, मतलब जहाँ एक पर्टिकुलर टाइप के पेड़ पौधे हैं उनका कम हो जाना, या उनका उगना नहीं हो पाएगा, वो रीग्रोन नहीं होंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या होगा? नेचुरल जो हैबिटेट होंगे वहाँ पर्टिकुलर एरिया के जहाँ भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उनका लॉस होगा, और लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वहाँ जंगल में या उस जगह पे रहने वाले जीव जंतु होंगे उनमें कमी आएगी। चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आएगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होंगे, इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा हमारा। डैमेज टू इकोसिस्टम, क्या होगा? डायरेक्टली इकोसिस्टम को डैमेज करेंगे। रिडक्शन इन सॉइल मॉइस्चर, मिट्टी की नमी में कमी आ जाएगी। जब जैसे पेड़ लगा होता है तो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वहाँ के मिट्टी में नमी बनी रहती। पेड़ ही नहीं रहेगा तो नमी, मिट्टी में नमी भी नहीं रहेगी। अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम डिफॉरेस्टेशन को? सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन फॉरेस्ट एरिया। जो ह्यूमन सेटलमेंट है जंगलों में या जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट को, उसको रोकेंगे सबसे पहले। दूसरा, चेक ऑन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्ट लैंड। जो फॉरेस्ट लैंड पे एग्रीकल्चर लोग करने लगते हैं उसको भी हम प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ सेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्ट लैंड। थर्ड लाइन में भी वही लिखा है कि क्या करेंगे, हम रोक लगाएंगे जो फॉरेस्ट लैंड से, जहाँ पे जंगल है पेड़ पौधे हैं वहाँ पे लोग क्या करते लगते हैं, खेती करने लगते हैं, और उसी के ड्यूरिंग वो क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते रहते हैं, तो उसको रोकेंगे। चेक ऑन रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के एकदम अंधाधुंध कटाई को हम रोकेंगे। कंट्रोल्ड माइनिंग इन फॉरेस्ट एरिया, जो माइनिंग होती है फॉरेस्ट एरियाज में उनको कंट्रोल करेंगे। चेक ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इन फॉरेस्ट एरिया, जो हम डैम्स बनाते हैं बड़े बड़े डैम्स फॉरेस्ट एरिया में, उनको भी कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट एरिया, जो चरवाहे होते हैं अपने जानवरों को लेके जाते हैं चराने के लिए जंगलों में, उनको भी रोकेंगे, क्योंकि इससे ये होता है जो वहाँ के लोग छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको जानवर क्या करते हैं, खा लेते हैं। इस वजह से क्या करेंगे, उनको भी कंट्रोल करेंगे। ये कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं डिफॉरेस्टेशन के जिनको हमने डिस्कस किया।